नमस्कार, मैं सियाराम वर्मा आप सभी लोगों का जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी आपको बताए थे। आशा करता हूं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, आपने आगे भी लगाए होंगे जो सवाल दिए गए थे। तो उसी के आगे मैं आज तीसरा क्वेश्चन जो था उसका वो बताने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। आपके कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके आपको मासा और लासा निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम जैसे कि नंबर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 12, 15, 21 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 12 का क्या होता है? देखिए 12 जो लिखा हुआ, देखिए ये एक सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2 से और किससे डिवाइड होगी? तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। अब देखिए 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दिए। ऐसे ही 15 के आपके निकालिए। 15 में लास्ट में कितना है? 5। क्या है? 5। तो 5 आपकी सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड भी नहीं होंगे, तो 3 से। 3 पे 6 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 और 5। 21 के क्या होंगे? 3 सते 21। आपके 21 के जो हो गए वो 3 गुणे 7। अब देखिए ये आपके फैक्टर हो गए। 12 के कितने हुए? 2 गुणे 3। 15 के 3 गुणे 5। 21 के 3 गुणे 7। अब जब आपने गुणनखंड कर लिया, आपको निकालना क्या है? मासा जिसको कहते हैं, और इसको एचसीएफ निकालना। सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ इनमें जो आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, इनमें तीनों में जो कॉमन हो उनको हमें लिखना है। जो कॉमन हो वही लिखना, अर्थात तीनों में क्या होने चाहिए? उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ? कितना हुआ? 3 हुआ। और एलसीएम, अब देखिए एलसीएम कितना होगा? एलसीएम अर्थात सभी नंबरों को लिख लीजिए जो मैक्सिमम बार हो, अधिक बार। तो सबसे पहले 2 लिखे। मैक्सिमम कितना है? अधिकतम 2 बार, 2 लिख लीजिए। 3 कितनी? मैक्सिमम एक ही बार है, एक यहाँ है, फिर इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही। इसके बाद 5 भी हो गया। इसके बाद 7। अर्थात कोई भी नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ भी 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे, नहीं। जो मैक्सिमम बार हो, अधिकतम हो, वही आपको लिखना। तो इसमें आपका इन सब में 3 केवल एक ही बार है, इसलिए केवल एक ही बार लिखा गया है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा।
देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 7 गुणे 7, 7 छक 42, 420। अब देखिए ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम हो गया, यही करना था। आई बात समझ में? देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, जो 12 है, 15 है और 21 है, उनके सबके आपके प्राइम फैक्टर निकाले गए। अब भाज्य गुणनखंड किए गए, तो 12 का किया गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। अब तीनों में जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो गया, और इन सब का जो मल्टीप्लाई हुआ वो आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 420, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ऐसे ही आपके हैं 17, 23 और 29 के 8, 9 और 25। तो ये हम आशा करते हैं कि इसका आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, लिखा हुआ है मासा, ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है 306, 657। मासा दिया गया है कितना? अब लासा आपको इसका ज्ञात करना है। किसका लासा ज्ञात करना है? 306, 657, इसका हमें लासा ज्ञात करना है। अब देखिए जब लासा हमें ज्ञात करना है, मासा हमें दिया गया, इसका मतलब एचसीएफ हमें और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया? 9 दिया गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सूत्र, लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए इसमें आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं? एक संख्या मान लेते हैं ये है 306, ये अगर n1 आपको कर दे 306 है, n2 आपका 657 है, ये आपका एलसीएम हुआ या ये एचसीएफ, इसको लिख दीजिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर n1 गुणे n2। अब इसी फार्मूले पे रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इक्वल होगा n1 n2 अपान एचसीएफ। अब देखिए नंबर लिखिए, n1 कितना? 306 गुणे 657, कितना? 657 बटे आपका मासा कितना है? एचसीएफ 9। अब क्या करना, 9 से इनको भाग कर दीजिए, जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब अगर 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। इसका मतलब 34 को 657 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे हम गुणा भी कर दे रहे हैं भाई, 657 गुणे 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक को 24 और 2
26, 7 त्रिक 21, 5 के 15 2 17, 6 त्रिक 18 19, 8 3 7 6 13 3, 9 2 11 12, ये आपका हो गया 22,338 और यही आपका आंसर हो गया 22,338। समझ में आई? देखिए क्या करना था, आपको दो नंबर दिए गए थे। पहला नंबर था 336, 306, दूसरा था 657। इनका जो मासा था वो कितना था? 9 है। अब लासा आपको निकालना था, ये आप फार्मूला जानते हैं, इस फार्मूले में रख दीजिए। बस केवल यहाँ पे क्या करना था, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। 6 पावर n, जो लास्ट में अगर हम यहाँ पे 6 1 कर दें तो कितना आएगा? 6 हुआ। अगर 6 पावर 2 कर दें तो ये 36 हो जाएगा। तो हमें ये बताना क्या लास्ट में 0 आएगा, ये हमें बताना है। इसमें तो किसी नंबर के लिए लास्ट में 0 हो सकते हैं। देखिए 0 होने के लिए कोई भी नंबर तभी 0 होगा जब उसका जो गुणनखंड होगा 2 और 5, अर्थात 2 की घात m कर दें और इसकी घात n कर दें। अगर इस रूप में अगर है तो वो क्या होंगे? वो आपके शून्य पे समाप्त होंगे, अदरवाइज वो शून्य पे समाप्त नहीं होंगे। अब देखिए 6 जो दिया गया 6 पावर n, 6 का फैक्टर करिए 2 इंटू पावर n। अब देखिए क्या इसमें इस रूप में आ रहा है 2 इंटू 5। देखिए 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और जब नहीं है इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अतः लिख दीजिए, अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यह समझ में आया? कभी भी अगर कोई नंबर है, अगर लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसका फैक्टर जो है 2 और 5 के रूप में होगा। देखिए एक नंबर दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर जो दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 5, ये दिया गया है। आभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब इसको बताना है कि ये जो नंबर हैं ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं ये आपको बताना है। अब भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, पहले तो ये जान लीजिए। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो।
अर्थात कोई भी नंबर भाज्य तभी होगा जब वो स्वयं से और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होगा, तो वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, इसमें इतने में मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन कर लीजिए भाई। यहाँ बचा 7 और यहाँ 11 पूरे 1 प्लस 1। अब देखिए 11 से 3 77 प्लस 1 13 गुणे 78। अब देखिए ये 13 से जो नंबर होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, और 78 आपकी कैसी संख्या है? ये सब संख्या है, तो इसमें और भी किसी से डिवाइड होंगे। अगर 1 भी लिख दें तो 1 से भी डिवाइड होगा। अतः इसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः ये क्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। आपको ये सवाल बताया, वैसे ये भी है। इसमें ये करना है कि यहाँ पे देखिए इसमें मल्टीप्लाई दिया गया है, प्लस लगा हुआ 5 दिया गया है, तो इनमें हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिया गया, 5 कॉमन लिया तो इतने में क्या बचा जो लिख दीजिए। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1। यहाँ 5 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, देखिए क्या होता है। 7 × 42 42 लिख दीजिए, 3 दूनी 6 6 चौको 24 24 लिख दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? चलिए भाई 42 गुणे 24, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 0 8 2 10। ये हो गया आपका 1008 प्लस 1। 5 गुणे ये 1009 हो गया। अब देखिए 1009 है, 5 है, मल्टीप्लाई बाई 1 कर भी सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से हो गए? अगर देखा जाए तो 5 है, 1 है, 1009 है, तो ये क्या हुआ? अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या, अर्थात 2 से अगर अधिक गुणनखंड आ जाते हैं तो वो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया? किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो सानिया है वो सोनिया वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि जो है वो आपका 12 मिनट में एक चक्कर लगाता। जैसे यहां से चलना चालू किए तो सोनिया जो है वो 18 मिनट में लगाती है, तो स्लो दौड़ेगी, जबकि रवि 12 मिनट में, तो ये तेजी से इसको कवर करेंगे, अर्थात सोनिया से आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये दोनों लोग एक साथ यहाँ पे दौड़ना चालू कर देंगे।
तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम। तो 18 एंड 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, लासा। देखिए निकालिए क्या होता है। 18 का फैक्टर करिए, 2 3 3 तिरका 9 दूनी 18। ऐसे ही 12 का कर लीजिए, 2 उड़े 2 उड़े 3। एलसीएम क्या होगा, लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। तो हमने बताया क्या था कि आपको मैक्सिमम बार लेना है। तो 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार, तो लिख दीजिए 2, तो 2 बार। अब देखिए 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसका भी मैक्सिमम लेना है, तो 3 गुणे 3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 दूना 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये 36 मिनट बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे जहां से इन्होंने चलना चालू किया था। तो ये आपकी जो है 1.2 खत्म हो रही है। आपकी अगली एक्सरसाइज आपके अगले लेक्चर में दिए जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए।